What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 28 फरवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा न्यूज़पेपर जो है वो डिटेल में कवर करेंगे। पहले हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि न्यूज़पेपर का होता है एडिटोरियल, पहले डिटेल में हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग पूरा न्यूज एनालिसिस देखेंगे। और पेपर के एंड में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का भी एक पर्टिकुलर सेक्शन आता है, तो उसमें से भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो भी मैं कवर करूंगा। यानी कि पूरा कंप्लीट जो डिस्कशन है वो आप लोगों के सामने होगा पूरे न्यूज़पेपर का, और बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी उसके साथ में। जैसे कि 5 नई वोकेबलरी हम लोग ऐड करेंगे जो कि आप लोगों को आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे, इसी के साथ में स्पीकिंग में हेल्प करेंगे। या फिर एनडीए सीडीएस का अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर डायरेक्ट आप लोगों से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है 5 ही वोकेबलरी होंगी, कुछ वोकेबलरी आप लोग की बीच बीच में भी होगी, जहां मुझे लगेगा वहां पर भी बताता हुआ चलूंगा। इसी के साथ में आप लोगों के 2 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, और ये मैं रेगुलरली देता हूं। कल भी मैंने आप लोगों को बेसिकली संडे और सैटरडे में आप लोगों को पता है कि मैं क्या करता हूं, आप लोगों को 2 चीजें देता हूं। खासकर सैटरडे में आप लोगों का निबंध रहता है और संडे में आप लोगों की एथिक्स की जो रहती है वो केस स्टडी रहती है, जो कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां पर 1.5 लाख से भी ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। और अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं है तो फेसबुक पर ग्रुप है स्टडी लवर वीर के नाम से, मैं वहां पर भी शेयर करता हूं, तो फेसबुक पर आप लोग लिख सकते हैं, जहां पर भी सुटेबल लगे अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसी के साथ में रेगुलर पीडीएफ आप लोगों को यहीं पर ही मैं प्रोवाइड करा देता हूं। और आंसर राइटिंग के लिए आप लोग यहाँ पर वीर तालियान वाला ग्रुप देख लीजिएगा, 62,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो सारे फायदे आप लोग को दिखने आएंगे। और जो भी यहाँ पर नोट्स होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, डेली कोटेशन वगैरह सारी चीजें, और एक आर्टिकल भी मैं आप लोगों को डेली पढ़ने के लिए देता हूँ, उसके लिए आप लोग यहाँ पर, यानी कि 3 टेलीग्राम ग्रुप हैं जो आप लोग की पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देकर चलेंगे, तो इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज जो है 28 फरवरी है, ठीक है। आज एक इंपॉर्टेंट डे है। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट डे मैं आप लोगों का रेगुलरली शाम को जो 8:30 बजे वाली वीडियो आती है उसमें डिस्कस करता हूँ, पर लेकिन कल जो है माइंड से निकल गया, क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने कि मैं घर पे गया हुआ था, तो थोड़ा वापस आया हूं, तो उसकी वजह से शाम वैसे भी एक जो आप लोगों की शाम वाली वीडियो बनाई और फिर टाइम नहीं मिल पाया जाता है, तो इसलिए ये डे जो था वो रह गया था, ठीक है। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, दिन में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने डे है, इसको मैं भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर कोटेशन है। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है, हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती है, तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों को खोजना चाहिए। माना कि वक्त सता रहा है मगर कैसे जीना है यार वो भी तो सिखा रहा है। यानी कि जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की आ रही है, वो माना कि प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, पर लेकिन रियलिटी ये है वो आप लोगों को जिंदगी को कैसे आगे लेकर चलना है वो बता रही है। अगर बात करूं, आज 28 फरवरी हो चुकी है। अगर आप लोग देखें अपनी जिंदगी को कि किस तरीके से आप लोग यहां तक जिंदगी को जीकर आए हैं और आगे कैसे लेकर चलना चाहते हैं, तो कल से एक नया महीना आप लोगों के सामने होगा, तो उसमें आप लोग एक नई स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो हर एक दिन आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटी देता है, एक नई आप लोगों को दिशा देने की कोशिश करता है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है यार, वो आप लोग उसमें से कितना इंप्लीमेंट करते हैं और कितना नहीं। अच्छा सोचिएगा बैठकर कि जैसे ये महीना आप लोगों का गया है, ये महीना कैसा रहा आप लोगों का, अगर कोई आप लोगों से पूछे, और जो नया महीना स्टार्ट होने वाला है उसमें आप लोग क्या क्या चेंजेस अपनी लाइफ में करने वाले हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, आप लोग नॉर्मली लाइफ में चेंज करते हैं कि नया ईयर आएगा रिजोल्यूशन लेंगे, पर लेकिन क्यों ना आप लोग हर एक दिन नया रिजोल्यूशन लें अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन देने के लिए। और कहां पर क्या गलतियां हुई हैं आप लोग डेली शाम को बैठकर इसके बारे में सोचें, तो आप लोगों को अपनी लाइफ में जो प्रोडक्टिविटी होती हुई नजर आएगी ना, उसका कोई भी कंपेयर आप लोग किसी चीज के साथ में कर नहीं सकते। तो हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, और जैसा आप लोग ये करना स्टार्ट कर दोगे, आप लोगों को अपनी लाइफ में जो प्रोडक्टिविटी दिखेगी वो आप लोगों के अलावा कोई फील ही नहीं कर पाएगा। आप लोगों को एक 7वें आसमान पे रहोगे, सामने वाला फील तब करेगा जब उसको बाहर रिजल्ट दिखेंगे, पर अपने अंदर आप लोगों को तुरंत रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग कॉन्फिडेंट रहने लगोगे, अपने काम को टाइम पर करना स्टार्ट कर दोगे, और ये बहुत सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज का दिन आप लोग कैसे लेकर चलना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, यानी कि आज का प्लान क्या है, और जो भी प्लान आप लोगों ने बनाया है उसमें से कितना आप लोगों ने अचीव कर लिया है, ये शाम को मुझे बताना कि इतना हम लोगों ने अचीव कर लिया है इसमें से। तो इससे आप लोगों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और अपनी स्टडी को आप लोग सही डायरेक्शन में लेकर चल पाओगे। ओके, इंपॉर्टेंट डेट 28 फरवरी को आप लोगों को देखने को मिलेगा। अरे यार ये 22 यहाँ पर, ठीक है, 28 फरवरी को आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो 28 फरवरी है अब की बार की जो थीम है,
ये बात की जा रही है यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जो यूज करना है वो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए करना है। और सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब क्या होता है, ये टर्म क्या है सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि चीजों को इस तरीके से यूटिलाइज करना ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी चीजें बची रहें जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ रखी थी। तो इसके बेस पर यहाँ पर ये थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। और नेशनल साइंस डे है, ये दुनिया का डे नहीं है, हमारा डे है, यानी कि हमारे देश का डे है साइंस डे। तो यहाँ पर इसलिए इसके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना है। अगर बात करें यहाँ पर जो रमन इफेक्ट था उससे रिलेटेड यहाँ पर ये डे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो सर सीवी रमन साहब थे उनकी डिस्कवरी को लेकर जो रमन इफेक्ट आया था उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया यहाँ पर इनको 1930 में। तो इसके चलते यहाँ पर ये जो डे है हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक और डे है हमारे देश में, कंफ्यूज मत करना इसको नेशनल साइंस डे के साथ में, इसको बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल साइंस डे 18 फरवरी को देखने को मिलता है और नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को देखने को मिलता है। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, ठीक है, कई सारे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूज न करना है अपने आप को यार। यहाँ पर नेशनल साइंस डे और इसी के साथ में नेशनल टेक्नोलॉजी डे दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को देखने को मिलेगा और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं और चीजों का पता रहेगा तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को रिकॉल भी कर पाएंगे। एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है, हालांकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें यही बता रखा है कि हमको क्या करना चाहिए, अपने देश में लोगों का साइंटिफिक टेम्पर आप लोगों को जनरेट करना चाहिए ताकि चीजें सही डायरेक्शन में लेकर चल सके। जैसे कोरोना के काल में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि गोबर लगा रहे थे शरीर के ऊपर में कि इम्यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी हरकतें करना, नाक में नींबू डाल लेना कि कोरोना भाग जाएगा। अरे कोरोना भागेगा, कोरोना सर पे नाचेगा, ऐसे थोड़ी ना भागेगा। कोरोना क्या, कोरोना के बच्चे मोरना टोरना सोरना भी आएंगे। तो वो सारी चीजें तो लोगों को समझ में नहीं आता है, किसी ने कुछ फालतू की भ्रांति फैला दी उसके ऊपर लग जाते हैं। तो ये साइंटिफिक टेम्पर लोगों के अंदर होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। आप लोग कोई बोलता है ये काम क्यों करे, उसके पीछे एक बार जानने की कोशिश तो करो कि रीजन क्या है, ठीक है। कई बार जैसे बोलते हैं कि आंखों में सुबह को उठ के जो आप लोग की सलाइवा होनी चाहिए वो आप लोग लगा सकते हैं, इससे क्या होता है आंखों पे इंपैक्ट जो है नेगेटिव वो कम रहता है। तो लेकिन नॉर्मली जो है इसको अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये रियलिटी है, आप लोगों को थोड़ा सा सुनने में ओड लग सकता है। हमारी जो सलाइवा है उसमें से थोड़ा स्मेल आती है मॉर्निंग में, पर लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इफेक्टिव रहती है अगर आंखों के लिए उसको यूज किया जाए, और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट भी है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा होता है क्या रियलिटी में। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आप लोगों ने मान लिया, ठीक है। सुबह को उठ के गर्म पानी पियो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मैंने मान लिया, क्या फायदा उसका, समझो उसको और देखो इंप्लीमेंट करके। तो ये चीजें आप लोग को समझनी है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डे था, इसके बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को देखूंगा, पर लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट भी है यहाँ पर, ये आप लोग यूज कर सकते हैं अगर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है इफ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल। ये किसके द्वारा बोली गई, MS स्वामीनाथन साहब के द्वारा बोली गई है कि अगर कृषि फेल हो जाएगी तो बाकी सब कुछ विफल हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, खासकर अगर आप लोग अपने देश के बारे में बात करिए तो हमारा देश तो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी माना जाता था अब तक, अभी थोड़ा चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो इसलिए हमारा देश तो बहुत हद तक डिपेंड है, पर लेकिन पूरी दुनिया के लिए आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर है एक ऐसी चीज जिसमें से हमारा खाना निकल कर आता है, जानवरों का खाना निकल कर आता है। सोचो अगर यही फेल हो जाए तो यहाँ पर इंसानों की क्या हालत होगी, खाने पीने के लिए त्राहिमाम रहेगी, सारी चीजें उल्टी सीधी आप लोगों को नजर आएंगी। तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये स्टेटमेंट आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इवन एस्से राइटिंग में भी आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, और हो सकता है इसके ऊपर एस्से भी आ जाए लिखने के लिए, जैसे अब की बार आप लोगों ने देखा होगा। तो ये ऐसे पैटर्न है जो कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए और इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचकर आप लोग जरूर रखा कीजिए। जैसे कि किसानों का प्रोटेस्ट था तो उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बन सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जैसे कि आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर में, तो वहां पर आप लोगों को एग्रीकल्चर जो है वो कहां पर मिलेगा पता है आप लोगों को? चलिए बताइए, कई बार बताया है, आज एग्रीकल्चर का नंबर है, बताइए कहां पर एग्रीकल्चर सेंट्रल लिस्ट के अंदर है, स्टेट लिस्ट के अंदर है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में है? आंसर आप लोगों को मिल जाता है नेक्स्ट डे, तो टेंशन मत लेना, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। एक बच्चा बोला था सर कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी डाल दिया करो, ठीक है यार, जब भी मेरा मौका मिलेगा स्टैटिक क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, जैसे आज मैंने डाल दिया, ठीक है। तो बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, बात की जा रही है यहाँ पर कि हिस्ट्री के बारे में। जो हैंगिंग ऑफ द भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु था वो लाहौर में हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पे। आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है कि पहले कौन सा हुआ उसके बाद में कौन सा हुआ, तो ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर वीडियो के एंड में आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। और ये सारे मैं शाम को आप लोगों की जो वीडियो आती है उसमें कवर भी करते रहता हूँ।
ये बात की जा रही है एमजी नरेगा के बारे में। तो बोला जा रहा है कि इसका एम क्या था, लोगों को यहाँ पर एक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए, लोगों को एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए तो उनको खाना पीना भी खा सके। मेनली तो बेसिकली खाने के लिए कम, बेसिकली काम के लिए जाता था, तो खाने के लिए नहीं, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उनकी जिंदगी में राइट टू वर्क प्रोवाइड कराना, ऐसा बोल सकते हैं। तो 100 डेज का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला प्रोग्राम, क्या सही है। ये फाइनेंशियल जो फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा प्रपोज किया गया था। इसका एम जो था वो था आर्टिकल 41, यानी कि आर्टिकल 41 को इंप्लीमेंट करना था। और भी कई सारी बातें डिस्कस करूंगा जब आप लोगों को आंसर बताऊंगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन का आंसर जब आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो चीजों को अच्छे से समझा करो, ठीक है, कि क्या पूछ रहा है ये देख लिया करो कि यहाँ पर राइट या फिर रॉन्ग पूछ रहा है, तभी आप लोग उसको लेकर आगे बढ़ा करो। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इंपोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, एक डे देख लिया हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चन देख लिए, एक कोटेशन देख ली जो आप लोग ऐसे में यूज कर सकती है, ठीक है। तो इसके साथ में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि इंपोर्टेंट आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा यूएनएससी के बारे में। ये आज 2 आर्टिकल है यूएनएससी के बारे में, तो कंबाइन कर मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये 2 आर्टिकल यूएनएससी के बारे में है जो कि हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे काफी अच्छे से। ये साइंस के बारे में जो मैंने भी आप लोग को बताया था, तो आप लोग ज्यादा नहीं कि इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो टाइम ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। साइंस डे के बारे में था यहाँ पर जो मैंने भी आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये साइड वाला आर्टिकल है, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में है, तो आप लोग इसको साइड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इसको छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक ऐसा आर्टिकल हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये आर्टिकल जो आप लोग को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में है, तो काफी अच्छे से कवर करूंगा। केरला की पॉलिटिक्स है वैसे तो, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को काम दूं होमवर्क करने के लिए, तो होमवर्क आप लोग कर सकते हैं। गवर्नर का चैप्टर है यहाँ पर पॉलिटी में, काफी डिटेल में पढ़ा रखा है। तो गवर्नर बाय वीर, मतलब पॉलिटी गवर्नर बाय वीर या फिर इंडियन पॉलिटी गवर्नर बाय वीर सर्च कर लेना जाकर टेलीग्राम के उस पर, यूट्यूब के ऊपर, तो पॉलिटी का लेक्चर आएगा, तो उसको आप लोग रिवाइज कर लेना। लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर आप लोग का कवर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के बारे में। और यहाँ पर इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी जो बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो अभी यूक्रेन और ये सब इश्यू चल रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो इनको हम लोग कंबाइन कर देखेंगे ताकि चीजों को आप लोग अच्छे से समझ सको, ताकि कई सारी चीजें आप लोग कनेक्ट भी कर सको, ओके। तो यहाँ पर इंडिया के द्वारा क्या स्टेप उठाया गया अभी यूएनएससी के अंदर, उससे रिलेटेड आर्टिकल है और काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई यहाँ पर, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बोला गया कि इंडिया हैड गुड रीजन टू एब्सटेन, यानी कि हम लोग जो भी पार्टिसिपेट नहीं किए, हम लोग उससे एब्सटेन हो गए, यानी कि पीछे हट गए। हमारे पास में कई सारे अच्छे अच्छे रीजन है, पर लेकिन अगर आगे चलकर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो और ज्यादा वर्स हो सकता है, कंडीशन खराब हो सकती है, तो हमको फिर से अपना डिसीजन जो है वो रिविजिट करना पड़ेगा। बोला जा रहा है बट माइट हैव टू रिविजिट, यानी कि फिर से हम लोग को देखना पड़ेगा कि एब्सटेन करना चाहिए था या फिर रशिया के अपोजिट में वोट डालना चाहिए था, अगर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा गड़बड़ा जाता है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक बताता हूं पहले आप लोगों को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेसिक में अगर आप लोग चलेंगे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर बेसिकली यूएन के अंदर में। इसके अंदर टोटल मिलाकर 15 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये जो 15 मेंबर होते हैं, इसमें 5 मेंबर तो ऐसे हैं जो कि गुलमंडी मारकर बैठे हुए हैं, उन्हें कहते हैं कि गुलमंडी मारकर बैठ गया कि कहीं नहीं जाएंगे। तो ये 5 मेंबर ऐसे हैं जिनके पास में वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर इनमें से एक ने भी बोल दिया ये काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होगा। जैसे घर में मम्मी पापा के पास में वीटो पावर होती है, बाबा दादी के पास में वीटो पावर होती है, तो आप लोगों ने नॉर्मली कई बार देखा होगा यार बाबा दादी ने बोल दिया काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही वाला पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर 5 में से एक ने भी बोल दिया ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा। ये बात कहां पर है, ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी यूएन का जो एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर उसका चार्टर आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में, उसके आर्टिकल 27 के अंदर ये पावर दे रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। आर्टिकल 27 ये पावर देता है कि वीटो पावर है यहाँ पर किसी मेंबर के हाथ में। तो 5 तो परमानेंट मेंबर हो गए, बच्चे कुछ जो मेंबर हो गए जो 10 वो अलग अलग एरिया से निकल कर आते हैं। जैसे 3 अफ्रीका से, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1। तो टोटल मिलाकर ये जो 10 मेंबर हैं ये डिसाइड करते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या क्या चल रहा है। जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं यहाँ पर कैसे चीजों को लेकर चलना है, वो इन्हीं के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। अभी यहाँ पर क्या किया गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है यूएस से, वो यहाँ पर एक रिजोल्यूशन लेकर आया और उसने बेसिकली रशिया के ऊपर जो यूक्रेन का मुद्दा है उसको लेकर रिजोल्यूशन लाया। तो इस रिजोल्यूशन में यहाँ पर क्या हुआ, इस रिजोल्यूशन में यहाँ पर टोटल जो 15 मेंबर थे, 15 मेंबर में से एक तो निकाल दो रशिया, वो साइड में हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके खिलाफ यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है। इसमें से 3 मेंबर एब्सटेन कर गए। एब्सटेन मतलब उनके द्वारा नोटा का बटन दबाया, इनके वो गई नहीं वहां पर, उनके द्वारा पार्टिसिपेट ही नहीं किया गया, यानी कि नोटा तो यहाँ है नहीं, तो सीधा मतलब है कि पार्टिसिपेट नहीं किया। उसमें इंडिया है,
चाइना है और यूएई है। नॉर्मली चाइना जो था वो रसिया के मुद्दे पर रसिया को सपोर्ट किया करता था, पर अब की बार चाइना जो है वो साइड में हट गया, उसने एब्सटेन कर लिया, ठीक है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी लगा कि ऐसा ही कुछ करना चाहिए, तो उसने भी ये काम कर दिया। तो इसके चलते यहाँ पर ये अभी चीजें देखने को मिल रही है। तो यूएन जनरल असेंबली के तो बारे में हम लोगों ने बात की यहाँ पर कल को चलकर यहाँ पर सॉरी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में तो बातें की, पर लेकिन जब ये मुद्दा यूएन जनरल असेंबली के अंदर जाएगा तो और बड़ा इश्यू आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर तो ओनली आप लोगों ने देखा 11 मेंबर एक साइड में रहे, वो चीजें आगे बढ़ी, पर लेकिन रियलिटी में जब ये जनरल असेंबली के अंदर जाएगा तो वहां पर आप लोगों को 193 मेंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दुनिया भर के मेंबर ऐसे जो डायरेक्ट सपोर्ट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे चीजों के, तो वहां पर चीजें कैसे हो पाएंगी, तो वो सोचने वाली बात होगी। इंडिया के ऊपर काफी प्रेशर बनाया जा रहा है और रसिया जो है वो इंडिया को थैंक्स बोल रहा है मुझे सपोर्ट करने के लिए 25 फरवरी को, क्योंकि हम लोगों ने वहां से एब्सटेन कर लिया। तो ये काफी बड़े इश्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी सोचने वाला मुद्दा यहाँ पर ये कि इंडिया जो है वो किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चल रहा है और यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में अपनी यारी दोस्ती कैसे बना के रखेगा, एक बैलेंस कैसे बनाकर इंडिया यहाँ पर चल पाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है, कई सारी बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में यहाँ पर रसिया के द्वारा बेसिकली जो रसिया के अगेंस्ट जो रिजोल्यूशन लाया गया यूक्रेन को लेकर, तो इंडिया ने वहां पर एब्सटेन कर लिया और बाकी यूएसए और जो यूरोपियन यूनियन अलाई थे यहाँ पर 11 मेंबर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, यानी कि एक तरीके से रसिया के खिलाफ में यहाँ पर वोट डाला। रिजोल्यूशन था यहाँ पर, इसका नंबर जो आप लोग याद रखना है तो रख सकते हैं 8979, इस नंबर का रिजोल्यूशन यहाँ पर लाया गया। तो इस नंबर के रिजोल्यूशन में यहाँ पर जो रसिया है उसके खिलाफ वोट जब डाला गया तो इसको रसिया ने वीटो कर दिया। क्यों? क्योंकि रसिया के हाथ में वीटो पावर है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये फरवरी का महीना चल रहा है, वैलेंटाइन डे खेल रहा था रसिया, जो बेसिकली उसको पता था कि यहाँ पर ये जो महीना है ये मेरा महीना है, तो इसलिए बेसिकली क्यों, क्योंकि उसी के पास में वीटो पावर भी है और वही यहाँ पर प्रेसिडेंट भी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का फिलहाल। तो इसके चलते यहाँ पर उसको पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, कोई वोट डालता चाहे ना डालता रसिया इसको बेसिकली खारिज कर सकता था। तो पास होने का तो मतलब ही नहीं बनता, तो ये पास नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है। जॉर्जिया वाले मुद्दे पर भी यहाँ पर रसिया के द्वारा 2008 में ऐसा किया गया था, और क्रीमिया वाले इशू पर जिसमें रसिया ने क्रीमिया को हथिया लिया था 2014 में, ऐसा ही कुछ किया गया था। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये, जब इंसान को पता है कि तेरे हाथ में पावर है तो वो ऐसा कर सकता है। पर लेकिन अगर कोई थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, जैसे चाइना ने सपोर्ट कर दिया, यूएई ने सपोर्ट कर दिया, इंडिया ने सपोर्ट कर दिया, तो इससे थोड़ा सा जो मोरल है ना वो थोड़ा सा और बूस्ट हो जाता है कि हाँ यार कम से कम कोई तो साथ में खड़ा है, पावर है, वो समझ में आता है। पर लेकिन कोई कंधे पर आकर हाथ रखकर बोल दे कि कोई बात नहीं कि तुम कर सकते हो, तो इंसान के अंदर काम को करने का हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। हालांकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूएसए जो है उसने खूब नाक रगड़ी ना, इंडिया जो है वो यहाँ पर अपोजिट में वोट डालते, खूब ऐसा पूरा दबाकर बात की गई इंडिया के जो लीडर्स हैं उनके साथ में। पर लेकिन हमको भी पता है कि ये ऐसी कंट्री है जो कि बिना पैरजान का लोटा है, किधर को खिसक जाए। ये वही कंट्री है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी खुद ही देख लो, यूक्रेन को पीछे से बोल बोल के कर सकता है, यूक्रेन को कुदा दिया वार में, उसके बाद पीछे हट गए, वरना कंडीशन इतनी वर्ष नहीं होती जितनी यूक्रेन के अंदर होगी। और यूक्रेन को भी लग रहा था ऐसा कोई नहीं करेगा, साथ तो देंगे, पर लेकिन उन्होंने पहले तो नेटो का मेंबर बन जा बोल बोल के उसको रसिया को उकसाते रहे। और आज के डेट में जब रसिया यहाँ पर इस पोजीशन में आ गया कि उसने पूरा ही यहाँ पर कोहराम मचा दिया, सब सारे पीछे हट गए, तो ये कोई चक्कर बनता नहीं है। तो नॉर्मली चाइना जो है वो रसिया के फेवर में वोट डालता था, पर अब की बार उसने वोट ही नहीं डाला। क्यों? क्योंकि मुद्दा थोड़ा सा गहरा गया है, तो इसके चलते चाइना ने भी यहाँ पर एब्सटेन कर दिया। अगर बात करें यहाँ पर रसिया के मामले में, तो रसिया जो है वो पता था यहाँ पर इसको एक तरीके से क्या करेगा, इसको वीटो करेगा, तो उसने ऐसे ही किया। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इससे क्या होता है कि एक ग्लोबल बॉडी की इफेक्टिवनेस खत्म हो रही है, यानी कि इतनी खतरनाक चीज यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर एक यूएन जैसी बॉडी है वो कुछ कर ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, क्या हो गई है, उसको ऐसा बोला जा रहा है कि कई बार बोलते हैं कि नपुंसक बन गई है बॉडी, क्योंकि जिस तरीके से लगता है कि वो बना रखी है दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, उसका कोई यहाँ पर रोल अभी देखने को मिल नहीं रहा है। जब यहाँ से रोल नहीं देखने को मिल रहा है तो फिर यार कुछ ऑल्टरनेटिव खोजना स्टार्ट कर देते हैं। और उस ऑल्टरनेटिव में यहाँ पर जो यूएसए है और यूरोपियन यूनियन है वो चाह रहे हैं कि यूक्रेन के इशू पर जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन में यहाँ पर बेसिकली रसिया के ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दी जाए। इसको थोड़े से टाइम के लिए आप लोग पेशेंस बना के रखिए। पूरे स्विफ्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर एक पूरा आर्टिकल में कवर करूंगा आज ही के न्यूज़पेपर में, पूरा डिटेल में बताऊंगा। आखिर इसको अगर लगा डाला तो रसिया की लाइफ हो जाएगी झिंगालाला। मतलब झिंगालाला यहाँ सही नहीं है, झिंगालाला यहाँ पर खतरनाक है, यानी कि रसिया की लाइफ जो है वो खूब हद तक इंपैक्ट हो सकती है अगर स्विफ्ट के अंदर यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से इंपैक्ट लगेगा अगर यहाँ पर रसिया को इससे निकाल दिया। उदाहरण के तौर पर तब तक थोड़े से टाइम के लिए आप लोगों को अगर मन में सांत्वना रखनी है कि ये होता क्या अगर मन में ऐसे चल रहा है, तो ईरान के ऊपर आप लोग समझ सकते हैं ये एक स्विफ्ट से उसको निकाला गया था।
ईरान की कैसी हालत है वो आज के में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग रेगुलर कनेक्टेड है। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी अगर बात करते हैं तो यूएसए और जो जर्मनी है यहाँ पर वो चाह रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से इसको यूक्रेन को सपोर्ट करे, क्या वेपन सप्लाई कर रहे हैं, मतलब वेपन सप्लाई करते रहो बेटा, तुम्हारा तो अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, सामने वाले की जो धरती है वहां वो बंजर बन जाएगी तब तक। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये हो गया, ये वो कंट्री है जो कि अपनी रोटियां सेकती हैं हमेशा, और ये इसी बार भी यहाँ पर रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है यूक्रेन के इशू पर। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कब तक यहाँ पर यूक्रेन जो है वो रशिया के सामने टिक पाएगा। आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये वेपन भी अगर प्रोवाइड करा पाएंगे तो यहाँ पर ये टिक पाएगा? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है रशिया के सामने इसका टिकने का, और वो एंट्री करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उन्होंने एंट्री कर ली तो सीधा सीधा ये रहेगा कि हाँ वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा माहौल बाद में बन चुका है। तो इसलिए यूएसए ने पहले ही बोल दिया था कि भाई साहब हम तो आउट हैं, ठीक है, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ इन्वेस्टमेंट वैसा रहेगा, हथियार दे सकते हैं, अब हमको पैसा दो हथियार खरीदो, थोड़ा सा डिस्काउंट पे दे देंगे, क्योंकि वॉर के टाइम पर जैसे फेस्टिवल सीजन में लोग डिस्काउंट देते हैं ना कि डिस्काउंट आ गया, ऐसे यहाँ पर वॉर के टाइम पर ये लोग डिस्काउंट देते हैं कि डिस्काउंट चला है चलो हथियार खरीद लो। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो कुछ इसलिए भी लिया गया क्योंकि पुतिन साहब से बात की गई वोट डालने से पहले कि तुम टेंशन मत लेना, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम जो कर रहे हो लगे रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा बोलकर बस जो मोदी साहब है वो साइड में हट गए। तो यहाँ पर जो परमानेंट 5 मेंबर है यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमेशा उसमें से रसिया एक ऐसा इंसान रहता है जो हम लोग को सपोर्ट करता है। जब भी कई बात आती है तो हमको बेसिकली बहुत ही तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो कई बार तो यहाँ पर वीटो करता है चीजों को हमारे लिए, तो ये रसिया आप लोगों को देखने को मिलेगा हमेशा हमारे सपोर्ट में रहता है। तो यार इतना तो बनता है हमारा भी एक तरीके से सामने वाले का, मतलब एक तरीके से उसने इतनी मेहनत कर रखी है हमारे लिए, तो हमारे बनता है कि हम लोग एक तरीके से एहसान फरामोश न बने। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो हालांकि आप लोगों को पता है यूक्रेन जो है वो यहाँ पर इरिटेट तो हो गई यहाँ पर इसके चलते। हालांकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी यहाँ पर बातें की गई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, तो उनको भी सपोर्ट की बातें की गई, वो रिक्वेस्ट करे थे सपोर्ट करने के लिए। तो उनसे जो बातें की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, उनको ये बोला गया यार थोड़ा हेल्प करो हमारे जो इंडियन सिटीजन है उनको वहां से निकालने में, ठीक है। पर लेकिन अभी एक आर्टिकल में आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर, शायद न्यूज एनालिसिस के अंदर लगाया मैंने उसको, उसमें ये बोला जा रहा है कि यूक्रेन की जो फोर्स है वो इंडियन सिटीजन जो इंडियन नागरिक निकल कर आ रहे हैं उनको सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, उनकी वजह से चीजें हैम्पर हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है इंडिया ने जो है वहां पर वीटो कर दिया। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हर एक मुद्दा जो है वो एक अलग लेवल पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ में जो इंडिया है वो आज की डेट में हेजिटेट हो रहा है रशिया के खिलाफ जाने में, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला अगर रशिया के खिलाफ नहीं जाते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से कई सारे लेवल पर सपोर्ट मिलेगी, पर लेकिन एक लीडरशिप की क्वालिटी लेकर कर नहीं आ रही, क्योंकि सबको पता है कि रशिया गलत कर रहा है, ठीक है। एक ऐसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर अटैक कर और उसकी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेकर अपने आप उसके 2 एरिया को आजाद कर रशिया गलत कर रहा है, सबको पता है। पर लेकिन हर एक इंसान जो है वो अपने फायदे के लिए खेल रहा है, इवन यूएसए तक अपने फायदे के लिए खेल रहा है, और तो किसी को बोला जाए तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हमको लीडर बनना है, तो ये राइटर यहाँ पर थोड़ा सा उकसा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर हमको लीडर बनना है तो हम लोगों को अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी, यानी किसी के प्रेशर में आकर हम लोग काम कर रहे हैं। उधर यूएसए के प्रेशर में आके रशिया के अपोजिट में वोट डाल दो, और इधर रशिया के प्रेशर में आके उसके फेवर में वोट डाल दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमको जो सही लगे तुमको वो करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। अगर लीडर बनना है आप लोग को, एक लीडर पावरफुल लीडर बनना है, ये बातें हैं। अगर ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रही तो यहाँ पर काफी दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि पड़ोस में एक ऐसा देश है जो कि एग्रेशन दिखा रहा है और वहां पर दूसरे एक देश पर अटैक कर रहे हैं। सेम काम तो हमारे पड़ोस में हो रहा है, चाइना हरकतें करता हुआ नजर आता है। तो हम लोग यहाँ पर अपना स्टैंड कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर एक पावरफुल कंट्री मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है दूसरे देश में, उसको तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में यहाँ पर चाइना से हरकतें करने लगे तो हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। खुद हम लोग अपना बात करें तो चीजें यहाँ पर सही नहीं है, ऐसे इस तरीके से लीडरशिप रोल हम लोग प्ले नहीं कर सकते, ये बातें हैं। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर छोटी सी बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री जो है फिलहाल के टाइम पर अभी यूएन में 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बन रही है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि बताइए कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर पहले बन चुका है। तो पहले 1950, 51, 1960, 67, 1972, 73, 1977, 78, 1984, 85, 1991, 92 और 2001, 2012 और फिलहाल अभी आप लोग को देख क्या हो गया गले में यार, ये तो आवाज ही चेंज हो गई। तो 2000 मतलब अभी फिलहाल के टाइम पे देखने को मिलेगा, अब प्रेजेंट टाइम पे 8वीं बार, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी सारी बातें और जो बेसिक लिखा है, हेडक्वार्टर कहां पर है, ये न्यूयॉर्क में इसका देखने को मिलेगा आप लोगों को। 193 मेंबर है, 2 ऑब्जर्वर है। तो 2 ऑब्जर्वर कौन है ये जाकर थोड़ा सा सर्च करना और बताना इसको मुझे भी, ठीक है। और बाकी एंटोनियस गुटेरेस साहब जो है वो यहाँ पर सेक्रेटरी है। तो ये हो गया यहाँ पर किसके बारे में,
पूरा यूएन के बारे में। और ये यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में 15 परमानेंट मेंबर, वो 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में याद रखते हैं। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो आप लोग ये देख सकते हैं। 5 परमानेंट तो आप लोगों ने जान लिए, नॉन परमानेंट में यहाँ पर आप लोगों के सामने इंडिया भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बाकी के और मेंबर हो गए, यूएई हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये 27 आर्टिकल जरूर याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं छोटे मोटे, खासकर नॉन यूपीएससी टाइप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बता रखे कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिया, क्या क्या हुआ। तो ये 2 आर्टिकल कंबाइन थे और कुछ न्यूज एनालिसिस का भी पोर्शन था, ठीक है। आगे भी कई सारी बातें करूंगा, पहले यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं स्विफ्ट के बारे में, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग क्या बोलोगे? तो ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, देखिए सुनिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में यहाँ पर एक इंटर बैंक है, यानी कि एक तरीके से बैंकों को कनेक्ट करने का एक सिस्टम है फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए, जिसका नाम स्विफ्ट बोला गया, यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तो इसका नाम स्विफ्ट बोला गया। तो ये वो स्विफ्ट गाड़ी नहीं है, ये बेसिकली एक स्विफ्ट सिस्टम है जो कि कनेक्ट करने की कोशिश करता है चीजों की। यानी कि कल को चलकर अगर हमारे देश में कोई लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करने आएंगे तो यहाँ पर काफी बड़ा जो रोल रहेगा वो स्विफ्ट का आप लोगों को देखने को मिलेगा चीजों को ट्रांजैक्शन करने में। ऐसा तो है नहीं वो कि यहाँ अपने पॉकेट में पैसा लेकर आएंगे और इंडिया में जहाज में रख कर लाएंगे और इंडिया में डालेंगे, नहीं, ये स्विफ्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। हम कल को तेल खरीद रहे हैं, कहीं पर पैसा ट्रांसफर करना है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो इंटरमीडिएटरी जो रहता है, बिचौलिया जो रहता है, तो वो स्विफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल को चलकर रसिया के अंदर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, कल को चलकर रसिया को यहाँ पर कहीं पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना है, रसिया के अंदर कहीं से पैसा आना है, किसी भी तरीके से उसके अंदर यहाँ पर सामान बेचा है उसको पैसा मिलना है, तो सब जगह यहाँ पर स्विफ्ट यूज किया जाता है। आप लोग ये समझ सकते हैं स्विफ्ट कितना ताकतवर हो सकता है। इसके अंदर टोटल मिलाकर 11,000 दुनिया के जो बैंकिंग सिस्टम है और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर जुड़ी हुई है और लगभग 200 कंट्री यहाँ पर इसके अंदर जुड़ी हुई है। अब आप लोग ये बोलेंगे 200 कहां से आ गए? आप लोग अगर बोले यहाँ पर तो आप लोग इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये देखिए, यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 मेंबर हैं, इससे भी ज्यादा मेंबर जो है आप लोगों को स्विफ्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इससे इसकी ताकत आप लोग समझ सकते हैं कितना ताकतवर ये ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में हो चुका है। जब ट्रांजैक्शन यहां पर करता है तो ये 8 डिजिट का एक स्विफ्ट कोड जो है वो यहां पर जनरेट करता है, जिसको 2 नाम से जाना जाता है, या तो उसको स्विफ्ट कोड बोल देते हैं या फिर इसको यहां पर बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड यानी कि बीआईसी बोल देते हैं। तो अगर पूछ ले कि बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड या बीआईसी जो है वो किसका है, तो वो स्विफ्ट का आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर जो आप लोगों को पता होना चाहिए। स्विफ्ट जो है यहां पर ये बेसिकली जो यूज किया जाता है, तो अगर कहीं से भी कुछ ट्रांजैक्शन होना है तो बात की जा रही है उसके बारे में कि यहां से कोड सेंड किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये, कल को कोई भी यहां पर किसी भी तरीके से अगर डोमेस्टिक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है यहां पर आएगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से फॉलो कर चलेगा वो। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं स्विफ्ट जो है ये फर्स्ट टाइम बेसिकली जो यूज किया गया ये 1993 में यूज किया गया। आगे चलकर फिर चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई और स्टार्टिंग में जो कंट्री जुड़ी थी वो सब बढ़ना स्टार्ट हो गई। अगर बात करें यहाँ पर जिस कंट्री को एक्सप्लोर किया जाता है क्या होता है, तो उदाहरण दे रखा है ईरान। 2018 में ईरान को लात मारकर यहां से निकाला गया, तो वैसा उसकी इकोनॉमी पर लात लग चुकी है आज के डेट में। वो पाई के लिए तरस रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो बेसिकली किसी के साथ में ढंग से व्यापार कर सके, क्योंकि अगर व्यापार करता है तो उसको पैसे आने का उसके पास में हिसाब ही नहीं बचता है। बार्टर सिस्टम पे आ गया, तुम तेल ले लो और मुझे गेहूं दे दो, ऐसा माहौल बनाना पड़ गया। अगर स्विफ्ट से निकल जाता है तो ये समझो कि बार्टर सिस्टम पे इंसान को आना पड़ जाता है, ऐसी खस्ता हालत यहां पर हो जाती है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। अगर स्विफ्ट के बारे में बातें करें तो स्विफ्ट को यहाँ पर लगभग 3,500 जो फिल्म है वो ग्लोबल लेवल पर वो यहाँ पर इसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करती है, इसको गवर्न करती है, और 25 मेंबर की बॉडी आप लोगों को यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी। ये जो 25 मेंबर की बॉडी होती है ये इसको मैनेज करती है। इसके अंदर मोटे मोटे तौर पर जो रेगुलेटर है वो G10 देखने को मिलेगी। G10 में कौन है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे मैंने कल ही आप लोगों को G20 के बारे में पढ़ाया, तो G10 के बारे में भी थोड़ा याद रखते हैं। G10 के अंदर आप लोगों को बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, स्विट्जरलैंड, स्वीडन ये देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ में यूरोपियन बैंक। याद रखिएगा G10 के अंदर इंडिया नहीं है, पर हाँ इंडिया जो है वो और जगह यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर। इनके साथ में हमारा भी इंडिया भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है। स्विफ्ट जो है यहाँ पर इसके लिए फोरम बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया 2012 में, ताकि चीजों को और अच्छे लेवल पर लेकर चला जा सके। अब यहाँ पर आप लोग इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूं हमारे जो स्विफ्ट है उसके अंदर ट्रांजैक्शन कितने चलते हैं अगर इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप लोग समझ पाएंगे यहाँ पर टोटल मिलाकर लगभग 42 मिलियन के करीब यहाँ पर जो मैसेज है वो यहाँ पर सेंड किए जाते हैं। ठीक है, ये बात की जा रही है स्विफ्ट के बारे में। अगर यूरोप, वेस्ट एशिया और अफ्रीका के अंदर आप लोग जाएंगे तो अप्रोक्सीमेट 4.6 बिलियन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। ये तो मैसेज पर डे की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जो मैसेज आता है ना पर डे, यहाँ पर कोड जा रहे हैं वो सब चीजें, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पर डे है अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर अगर बात करें तो 4.6 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर रीजन में। यहाँ पर अमेरिका, मतलब कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पर इसको रटना नहीं है, मतलब दुनिया भर के ट्रांजेक्शन डेली होते हैं। कोई विदेश में बैठा है, आप लोग के घर पैसा भेज रहा है, आप लोग विदेश में पैसा भेज रहे हैं, वो सारा सिस्टम आप लोगों को यहाँ से उसका नजर आएगा। तो इसमें से अगर कोई कंट्री निकल जाता है तो ये समझो उसको बेसिकली पैरालिसिस हो गया, उस कंट्री को पैरालाइज हो जाएगा, वो कंट्री अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें वो टिक ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर है यहाँ पर ये स्विफ्ट, और क्यों यहाँ पर रशिया जो है इरिटेट हो जाता है जब यहाँ पर बात की जाती है स्विफ्ट से निकालने की। तो ये पूरा मुद्दा आप लोगों के सामने है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में लेकर इसको क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बताना, और अगर क्लैरिटी आई है तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कि अच्छा लगा है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक ऐसा बेसिकली यहाँ पर तरीका होता है जिसके बेस पर आप लोग मुझे बता सकते हैं, और YouTube को भी पता चलता है इससे कि आप लोग किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं, लेक्चर सही है या फिर गलत है। तो थम्स अप आप लोग दे सकते हैं, इनके लाइक का बटन आप लोग दबा सकते हैं, जिससे कि लेक्चर जो है यहाँ पर YouTube को भी फीडबैक जाता है कि लेक्चर कैसा है। तो ये आप लोग जरूर क्या कीजिए, जब भी आप लोग को टाइम में लग रहा है लेक्चर के स्टार्टिंग में, एंड में, या फिर बीच में, या फिर जहां भी सुटेबल लगे, तो इसको जरूर किया गया काम को, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो इसके चलते एक एक बातें मैंने बता दी, तो डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल समझा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट जो है वो काफी खतरनाक चीज आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में हम लोग को बातें करनी चाहिए, और खासकर अभी यहाँ पर उसको लेकर काम भी करने की काफी ज्यादा जरूरत पड़ गई है। खासकर हमारे देश में बोला गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग आने वाले टाइम में जल्दी ही खत्म कर देंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ नियरली देखने को मिल नहीं रहा है। आप लोग बोलेंगे ये आर्टिकल क्यों आ रहा है? ये आर्टिकल अभी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूएन की जो इन्वायरमेंट, अगर बात करें यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, जिसको यूएनईपी आप लोग बोलते हैं, उसके चलते यहाँ पर अभी कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में प्लास्टिक को जो है वो कंप्लीटली फिनिश कर दें 2040 तक का लगभग। इसके ऊपर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, सारी प्लास्टिक, ठीक है। यानी कि प्लास्टिक को बिल्कुल एक तरीके से खत्म कर डाले। यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो काफी हद तक आज के में हर जगह पहुंच चुकी है, चाहे धरती पर आप लोग कहीं भी क्यों ना रहते हो, तो उसके ऊपर यहाँ पर प्लास्टिक का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी मार्च के महीने में और फरवरी के महीने में, मतलब फरवरी तो गया खैर, अब मार्च के महीने में अभी 2022 में कई सारी यहाँ पर इसकी मीटिंग होने वाली है। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर इसको कोऑपरेट करके चलते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है जब स्टार्टिंग में लाया गया था तो ये बोला गया था कि प्लास्टिक जो है बड़ी सही चीज है, बड़ी मस्त चीज है, आसानी से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं और जिंदगी को आसान बना सकते हैं। पर वही आसान बनाने वाली चीज जो है वो जिंदगी को बर्बाद कर चुकी है आज की डेट में। और रीजन क्या है इसका? रीजन यहाँ पर है कि प्लास्टिक जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग यूज करके फेंक देते हैं, उसको रीयूज नहीं करते हैं। उसका क्या होना चाहिए? डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए, फिर उसको ट्रांसपोर्ट ले जाके कहीं पर उसको सेग्रीगेट किया जाए प्रॉपर वे में। अगर लगता है कि उसको फिर से आप लोग कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकिल आप लोग कर सकते हैं, उससे नए प्रोडक्ट आप लोग बना सकते हैं। तो रीयूज रिसाइकिल करना ये करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो आप लोग कोलगेट करते हो ना, एक ब्रश आप लोग यूज करते हो, वो ब्रश यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा इस धरती पर पड़ा रहेगा आप लोगों के जाने के बाद में। और यहाँ पर वो अगर सोचो कि हर एक इंसान दुनिया में कोलगेट ब्रश यूज कर रहा है, वो अगर एक ब्रश को यूज करके फेंक देता है, तो सोचो कि एक इंसान, अब तक आप लोग खुद सोचो 1 मिनट के लिए यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, कि अब तक आप लोगों ने कितने ब्रश जो है वो फेंक दिए हैं, ठीक है, उन्हीं की यूज किए और फेंक दिए। और अगर आप लोगों ने अब तक 5 भी ऐसे ब्रश होंगे जो यूज किए होंगे, फेंके गए होंगे, तो समझिए कि वो पांचों के पांचों जो है आगे आने वाले टाइम में 100 साल तक से भी ज्यादा मतलब इस पृथ्वी पर पड़े रहेंगे, वो गलेंगे नहीं, वो प्लास्टिक आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर ऐसा हर एक इंसान करने लगे, हमारे देश में 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि ये तो हमारे देश का आप लोगों को देखने को मिलेगा। दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है उसके बेस पर आप लोग देखिए, हर एक इंसान ऐसे अगर यूज कर रहा है, मान लीजिए हर एक इंसान अब तक 5 नहीं, अगर 2 भी यूज कर रहा है, इतना हालांकि होता नहीं है, हर साल इंसान कई बार एक नया ब्रश लेकर आ जाता है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि हर एक लेवल पर प्लास्टिक हम लोग जो है किस तरीके से यूज करें। हम लोग पेन भी लेकर आते हैं ना, यूज एंड थ्रो वाला पेन, तो वो भी यहाँ पर इतने लंबे समय तक पड़ा रहेगा जिसकी कुछ हद नहीं है। तो क्या इसके लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं? तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, इनका ऑल्टरनेटिव हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों के सामने 9 रीजन है कि हम लोग को रिफ्यूज करना चाहिए प्लास्टिक को यूज करने से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेड फ्रॉम फोसिल फ्यूल, ये बनाई जाती है बेसिकली फोसिल फ्यूल, जो कि इन्वायरमेंट को वैसे ही नुकसान पहुंचाते हैं। कार्बन इसके अंदर काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती हैं, ठीक है। इसी के साथ में 100 ईयर्स तक यहाँ पर ये पड़ी हुई आप लोगों को मिल जाएगी, यानी कि कभी भी जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये कई सारी चीजें एक स्लाइड में डाले था शायद, 1 मिनट रुकिए, जिससे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने लंबे समय तक प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर पड़ी रहती है। एक पिक्चर डाली थी, 1 मिनट।
मतलब वहां पर ईयर दे रखे थे, वो शायद मैं लगा नहीं पाया, तो ईयर दे रखे थे कि एक मतलब एक प्रोडक्ट जो है कितने लंबे समय तक यहाँ पर रह सकता है, तो उसके बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा बहुत कम रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में टॉक्सिक जो चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, प्लास्टिक में अगर लंबे समय तक चीजें रख देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ भी अगर सामान रखा हुआ है, कई बार आप लोग बुजुर्ग लोगों के बारे में सुनते होंगे कि प्लास्टिक में इसको मत रखना। ठीक है, कि प्लास्टिक की बोतल के साथ में चीजें जो है जहर बन जाती हैं, ऐसा सुना होगा ना आप लोगों ने, यस या फिर नो। तो ये कई बार काफी ज्यादा डिसरप्ट करते हैं, इवन कैंसर क्रिएट कर देते हैं आप लोगों की बॉडी में। कई बार क्या होता है, समुद्र में फेंक दी प्लास्टिक तो फूड चेन के थ्रू आप लोगों की बॉडी में वापस आ जाएगी। कई सारे कचरे वगैरह, ये कई सारे जीव जंतु जो है मरते हैं और बहुत लार्ज स्केल पर पोल्यूशन फैलता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि इनके ऑल्टरनेटिव यूज करो। प्लास्टिक के बैग की जगह आप लोग यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं एक जूट का बैग जो होता है, ठीक है, या फिर कपड़े का जो बैग होता है, उन सबको आप लोग यूज कर सकते हैं। ये सब जो चीजें यहाँ पर जैसे ये वाली यूज की जा रही है प्लास्टिक की, ये सब बेसिकली जो कटलरी वगैरह जो भी चीज यूज करते हैं, वहां पर आप लोग नॉर्मल स्टील के चम्मचे वगैरह यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक की जो ट्रे है यहाँ पर, इसकी जगह आप लोग बेसिकली लकड़ी की ट्रे वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि कोई ऐसा बॉक्स है फूड स्टोर करने का, तो कांच एक बेहतर ऑप्शन होता है यहाँ पर। अगर ये स्ट्रो यूज किया जा रहा है तो यहाँ पर लकड़ी का या फिर कागज का स्ट्रो बनाया जा सकते हैं, या फिर स्टील के भी स्ट्रो बनाए जा सकते हैं। तो मतलब हर तरीके से ऑल्टरनेटिव है, तो अगर लेना चाहे इंसान तो उन ऑल्टरनेटिव को ले सकता है, पर लेकिन रियलिटी में इससे इंसान जो है वो बच के रहता है, क्योंकि उसमें मेहनत लग जाती है, तो इससे चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। हमारे देश में भी इसके ऊपर काफी काम किया गया था। अक्टूबर के महीने में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया गया था एक ड्राफ्ट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि EPR यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। तो उसमें कई बारी बातें हम लोगों ने देखी कि उसमें क्या था, जो प्रोड्यूसर है, यानी कि जैसे मान लीजिए अमेजन से आप लोग सामान मंगाते हैं, तो पॉलिथीन में प्लास्टिक उसकी पैकेजिंग करके अगर देता है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको वापस लेकर आना है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो उसने कमाया है। ठीक है, तो इसी के साथ में यहाँ पर हम लोग को उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, जो यहाँ पर ये पॉलिथीन प्लास्टिक आती है, तो उनको उठाने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा पॉलिथीन वगैरह उठाते पाए जाते हैं, तो उनकी जिंदगी रोजी रोटी इससे चलती है। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि हम लोग को स्टेक होल्डर को देखना पड़ेगा कि प्लास्टिक का जो वेस्ट जो कलेक्शन करते हैं, उनको जिंदगी में लगभग जो उनकी लाइफ है, इनकम है, उसमें 60% यहाँ से निकल कर आते हैं कचरा उठाने वाले। तो सुना है ना, कचरा उठाने वाला आया, गाड़ी लेके आया, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो मोस्ट इनफॉर्मल वेस्ट जो पैकेट जो यहाँ पर पिकर देखने को मिलेंगे, उनको कोई बात ही नहीं करते। यहाँ पर बात की जा रही है 1.5 से लेकर 4 मिलियन तक वेस्ट पिकर आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये कि 1.5 लाख से लेकर यहाँ पर 1.5 मिलियन से लेकर यानी कि 15 लाख से लेकर आप लोग यहाँ पर 40 लाख तक लोग ऐसे होते हैं जो आज के में इंडिया के अंदर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं वेस्ट पिकर का। तो इसको बिना आप लोग सोचे समझे इसके बारे में कैसे करेंगे, उनके पास में ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना कोई मिनिमम वेज है, ठीक है, ना ही कोई बेसिक प्रोटेक्शन है उनके, तो उनको बारे में भी हम लोग को बात करनी पड़ेगी। यानी कि रूल जो बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, उनको भी ध्यान में देकर चलना पड़ेगा कि अगर वो हट जाते हैं तो कैसे काम चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों ने कई सारी बातें तो कर ली, पर रियलिटी में कितना हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर प्लास्टिक जो है ना वो इंसानों के अंदर जाती है, तो ये समझिए हमारी बॉडी के अंदर वो एंट्री कर चुकी है, तो उसके चलते हम लोग एक पार्ट है एक पर्टिकुलर सिस्टम का, फिर से हम लोग वापस घूम कर आएंगे और वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि प्लास्टिक जो है अगर हम लोग यहाँ पर ओशन के अंदर डाल रहे हैं, तो ओशन के अंदर चलेगी, ओशन के अंदर से घूम के फिर से हमारे पास में आएगी। इसलिए कहते हैं पृथ्वी जो है वो गोल है। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्लास्टिक के इतने जो माइन्यूट पार्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और कहां कहां से प्लास्टिक निकल कर नहीं आती है, छोटे छोटे बच्चे तक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके साथ में कनेक्ट रहते हैं। और ये प्लास्टिक जो है कई बार माइक्रो प्लास्टिक बन जाती है छोटी छोटी, और ये जो माइक्रो प्लास्टिक बन जाती है निकलकर कहां कहां से आती है, कोई बोतल आप लोगों ने फेंक दिया, कोई क्लोथिंग वगैरह हो गई, बटन बटन उनसे टूट कर आते हैं, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो निकल कर आती है, उसको आप लोग इकट्ठा करके जब डालते हो, तो ये सारी बॉडी कहीं ना कहीं घूम फिरकर फिर हमारी बॉडी में एंट्री करती है, आप लोगों को नजर आएंगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई मछली है, मछली खा ली चिड़िया ने, अब चिड़िया इंसान खा रहा है, ठीक है, या फिर चिड़िया को कोई और खा रहा है, तो ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है एट द एंड ऑफ द डे, ये इंसान के अंदर कैंसर भी क्रिएट करने का काम करती है। यानी कि बैठे हुए हैं यहाँ पर अच्छे से क्या किया, प्लास्टिक फेंक दी, और फिर प्लास्टिक जो है मछली खा गई, फिर आप लोग फिर क्या कर रहे हो, फिर आप लोग मछली को खा रहे हो। तो ये सारी चीजें जो आप लोग को देखने को मिलेगी, कई बार ऐसा पाया गया कि प्लास्टिक जो है जब यहाँ पर कुछ मर गया है कोई जीव जंतु, उसके अंदर से पेट में से दुनिया भर की प्लास्टिक निकली है। जिस गाय को गाय माता बुलाते हैं वो दुनिया भर की प्लास्टिक खाती है। एक वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल के ऊपर ही, अगर आप लोग सर्च करोगे तो प्लास्टिक ऑपरेशन, बेसिकली उसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करूंगा, देखिए वीडियो के नीचे, ठीक है। वो इतनी खतरनाक वीडियो है कि गाय के अंदर से मतलब पता नहीं 70 या पता नहीं कितने किलो, शायद 120 केजी कितनी प्लास्टिक निकाली गई ऑपरेशन के द्वारा। मतलब समझ रहे, वो ऑपरेशन दिखा रखे हैं वहां पर। तो वो एक वीडियो थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, तो मैं उसको डाल दूंगा, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देखिएगा कितनी भयावह है वो वीडियो। तो ये अभी ये वीडियो कंप्लीट कर वीडियो के नीचे जाना, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसमें देखना कि एक गाय के अंदर से जब प्लास्टिक निकाली गई तो क्या हालत देखने को मिली। तो पूरे दिन जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो पॉलिथीन ही पेट में जाती है, उनको पता नहीं है कि क्या है ये सारी चीजें।
इवन यहाँ पर ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो प्लास्टिक का बन गया है, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यानी कि हम लोगों ने चीजें इतने लार्ज स्केल पर खराब कर दी है, अगर अब हम लोगों ने इसको कंट्रोल नहीं किया तो बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये टाइम जो है उसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, और अभी अगर काम नहीं किया तो फिर लेट भी हो जाएगा। तो इसको चलते यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जरूरत है इन सब चीजों के लिए काम करने की, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। एक और आर्टिकल है वो मैं आप लोगों को वैसे ही बताता हूं, उसके अंदर थोड़ा सा एक आइडिया बस आप लोगों को पता होना चाहिए। यूक्रेन के इशू के बारे में वो आर्टिकल है, उसमें थोड़ा सा क्या है, आज के डेट में हमारी कंट्री से जो यूक्रेन के अंदर में अगर कोई इंसान जाता है तो पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है। तो यूक्रेन के अंदर जो भी यूके लिख दिया यूक्रेन, UKRAINE, ठीक है। तो यूक्रेन के अंदर अगर कोई आज के डेट पढ़ने के लिए जा रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा बेसिकली कि मैक्सिमम मेडिकल एजुकेशन वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। जैसा मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एक फ्रेंड है वो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ में काम करता है, तो लोकल लेवल पर उनको सबको लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है कि आप लोग लिस्ट बनाइए कि कौन कौन जो है वो बाहर से देश के अंदर में आ रहा है, किस किस को लाया जा रहा है। तो मैक्सिमम लोग के जो वहां पर लिस्ट तैयार की गई, उनके सामने लिखा था क्या करने गए, तो मेडिकल एजुकेशन वहां पर लेने गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी ये बोला गया कि हम लोग अपनी देश में मेडिकल एजुकेशन को इंप्रूव करेंगे। यूक्रेन एक छोटा सा देश है जहां पर इतने लार्ज स्केल पर मेडिकल एजुकेशन की जो है बेसिकली एक सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है, और हमारे देश के बहुत सारे बच्चे वहां पर जाते हैं क्योंकि सबका बस की तो है नहीं कि एम्स के अंदर सबका सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर अच्छी एजुकेशन लेने के लिए यहाँ पर क्या होता है, फिर इंसान जो है वो बाहर जाता है, कम से कम बाहर से पढ़ा लिखा, ये बोलेंगे पढ़ा लिखा डॉक्टर बाहर से आया तो फायदा देखने को मिलेगा। हमारा देश जो है इस फील्ड में क्या कर सकते हैं, मेडिकल एजुकेशन को हम लोग कैसे फील्ड को आगे लेकर चल सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि यूएन बजट, तो हम लोगों ने यूनियन बजट के अंदर भी इसके बारे में प्रोविजन किया कि ताकि चीजों को सुधारा जा सके। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि देखिए आज के डेट में ऐसा नहीं कि मशरूम या फिर कुकर मुत्ते की तरह हमारे देश से मेडिकल एजुकेशन कॉलेज जो है इंस्टीट्यूशन आ जाए, उससे कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। उसके अंदर फैकल्टी जो होनी चाहिए वो एक प्रॉपर ट्रेन फैकल्टी होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होनी चाहिए, वहां पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया रहे हैं, पता चला मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली बातें चल रही है यहाँ पर कि सर्किट बॉडी लेकर आना, आप उनको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीजें नहीं, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर चीजें होनी चाहिए, तब जाकर हम लोग चीजों को सुधार पाएंगे। और इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट तो लगेगा ही लगेगा, अकेला गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी यहाँ पर साथ में आना पड़ेगा अगर सही तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना है। तो ये पूरा पैटर्न यहाँ पर बेसिकली समझाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये सारी चीजें हम लोग समझ पाते हैं और इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो ही प्रोडक्टिव रिजल्ट आप लोग यहाँ पर निकल कर आएगा। तो ये इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग एक आइडिया रखेगा, इंपॉर्टेंट था, हल्का सा आइडिया अगर माइंड में रहेगा तो आप लोग कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, डेली 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए देता हूं, एटलीस्ट 1 तो कम से कम लिखना ही लिखना है, कोशिश करनी है ट्राई करने की। ऐसा नहीं है कि माँ के पेट से सीख कर आ रहा है कोई भी, अगर ट्राई करोगे तो लिखना सीख जाओगे। आप लोगों को बस कोशिश करनी है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज एनालिसिस के पॉइंट ऑफ से चीज देखते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताई थी, यहाँ पर बेसिकली इंडिया जो है वो इंगेज कर रहा है, और हर एक लेवल पर हम लोग इंगेज कर रहे हैं यहाँ पर यूक्रेन के साथ में। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि यूक्रेन जो है वो रेडी हो गया है रशिया से बात करने के लिए। अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें जो है थोड़ी सी आप लोगों को नॉर्मल होती नजर आएंगी। रीजन क्या है? रीजन यह है यूक्रेन को भी समझ में आ जाना चाहिए कि उसके जो पड़ोसी यार दोस्त हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फालतू में झड़ पंचने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें देखने को मिलेगी। मोर देन अगर बात करें 688 जो इंडियंस हैं उनको वापस लाया जा चुके हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पर मुद्दा देखने को मिलेगा कि चीजें जो हैं अभी यहाँ पर जब बोला मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि इंडिया को यूएनजी के अंदर कैसे टैकल करना है, क्योंकि जनरल असेंबली के अंदर यहाँ पर दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि जनरल जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो हम लोगों ने चला ली, पर असेंबली के अंदर कैसे चलाएंगे वो देखने वाली बात होगी। अभी यहाँ पर ये बोला कि यूक्रेनियन गार्ड जो है वो डिफिकल्ट बना रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट वहां से जो भी निकल कर आ रहे हैं, ये देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिल रही है, यानी कि वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं प्रॉपर वे में। तो ये कुछ इश्यू है जिनके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिक चीजें होगी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या चल रहा है दुनियादारी में। अब थोड़ा सा बातें करता हूं यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लान के बारे में। ये है यहाँ पर MPD जो पर्टिकुलर प्लान है, इसके बारे में बात करेंगे। इसको बोलते हैं मास्टर प्लान फॉर दिल्ली। 2041 तक के लिए यहाँ पर प्लान बनाया जा रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो क्या क्या बातें हैं वो तो अपनी जगह है कि उसको डेवलप करना है, आने वाले टाइम में वर्ल्ड लेवल की सिटी बनानी है, स्लम को रिहेबिलिट करना है, जो कि झुग्गी झोपड़ी होती हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उनको प्रॉपर घर प्रोवाइड कराना, वो सब चीजें हैं। पर लेकिन एनसीआर के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को वैसे पता होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाता है। और अगर किसी भी ऐसे राज्य से आप लोग आते हैं जो कि एनसीआर वाले रीजन में आते हैं, तो ये आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि राजस्थान हो गया,
ठीक है, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, तो आसपास वाला रीजन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। अभी इसको नेशनल कैपिटल रीजन आप लोग बोलते हैं, तो इसको मेंटेन रखने का काम किया जाता है नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग जो बोर्ड है वो यहाँ पर काम करता है। ड्राफ्ट जो रीजनल प्लान है वो 2041 में यहाँ पर तैयार किया गया, एनसीआर रीजन वो 2040 तक के लिए तैयार किया गया एनसीआर रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए। और एनसीआरपीबी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन जो प्लानिंग बोर्ड है वो 1985 में यहाँ पर बनाया गया था, ताकि एनसीआर वाले रीजन में डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि प्रॉपर वे में डेवलपमेंट हो सके, तो उसके लिए यहाँ पर इसको बनाया गया। एनसीआर जो है उसके अंदर 24 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के निकल कर आते हैं, और एंटायर दिल्ली इसके अंदर कवर होता है। तो लगभग जो टोटल एरिया जो है यहाँ पर आसपास वाले एरिया में, तो ये 55,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। अभी यहाँ पर क्या किया जा रहा है इनके द्वारा, इसको थोड़ा सा प्रॉपर में एक सर्किल बनाने की कोशिश की जा रही है। सर्कुलर एरिया कवर करने की बात करें, बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर रेडियस यहां पर लेंगे राजघाट, यानी कि दिल्ली के अंदर जो राजघाट होगा उसमें से 100 किलोमीटर एरिया जो है वो इस तरीके से यहां पर कवर किया जाएगा सर्किल के फॉर्म में। मेरा सर्किल इतना अच्छा नहीं बन रहा है, पर लेकिन फिर भी इसको सर्किल समझ लेना, ये रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर सर्किल की फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन मैं आप लोगों को बता दूं, जब 10th में आर्ट के बारे में बातें आई थी, तो वहां पर मैं वो चित्रकारी छोड़कर जो थ्योरम वगैरह पोर्शन नहीं होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली आर्ट में 2 सेक्शन आते हैं, ठीक है, तो जो उसमें एक तरीके से जो थ्योरम वगैरह है, अपने एंगल्स वगैरह बनाना, वो सब चीजें, वो वाला एरिया में ज्यादा कवर करके आया था, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्क्स जो काफी अच्छे आ गए थे, वरना आर्ट कलाकारी अगर करनी पड़ जाती मुझे आर्ट वाली, तो वो वाली थोड़ी सी मतलब ज्यादा अच्छा हाथ बैठता नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं कर पाता हूँ, एक एवरेज तो कर ही लेता हूँ, पर हाँ वही है कि इंसान को नंबर कहाँ पर अच्छे लेकर आने उसके ऊपर फोकस रहता है। तो इसलिए मैंने बेसिकली अपना जो ट्रिगोमेट्री वाला, ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन होता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस देने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर बात करें इसके बारे में, आप लोग याद रखिएगा, इसमें अभी यहाँ पर ये 100 किलोमीटर का एरिया कवर करने की बात की जा रही है। तो कई सारी चीजें यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर फ्यूचर के लिए रेडी करना है, स्लम फ्री करना है, इसी के साथ में जो पोल्यूशन फ्री आप लोगों को करना है, एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी करनी है, रेल, रोड और इनलैंड वाटरवेज की कनेक्टिविटी करनी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें। देखिए दिल्ली के अंदर यमुना रिवर जाती है, यमुना जो है अगर उसको ढंग से यूज किया जाए तो एक वाटरवेज हब के तौर पर भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, पर लेकिन वो इतनी ज्यादा है, उसके अंदर पोल्यूशन है कि इंसान जो है उसके पास में वैसे ही जाने से मर जाए, तो कंडीशन इतनी खराब है। तो आने वाले टाइम में कई सारी बातें हैं, पानीपत इन हरियाणा और मुजफ्फरनगर इन उत्तर प्रदेश को बात की जा रही है, उससे बाहर निकालना पड़ सकता है। तो ऐसे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो इनका ये एरिया है, जब इसको ऐसे कवर करते हैं तो ये माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बाहर छूट जाएगा थोड़ा बहुत पोर्शन, ठीक है। तो इसके चलते कुछ रीजन ऐसे हैं, तो उसको अलग छोड़ने की बात की जा रही है। अब कितना छोड़ा जाएगा तो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में वो आगे चीजें जानने को मिलेगी। फिलहाल ये मुद्दा आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में, तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, हमारा जो डीआरडीओ जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी कंट्री में डिफेंस के फील्ड में चीजों को डेवलप करने का काम करता है। अभी यहाँ पर हम लोग फ्रांस के साथ मिलकर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी डील हो रही है। इसमें 125 केन जो इंजन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हमारे साथ में मिलकर फ्रांस हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। लेकिन नॉर्मली पहले हम लोग क्या करते थे, किसी भी देश में जाते थे, उनका सामान खरीद कर लेकर आगे बनाया और मजे कर रहे हैं जिंदगी के, पर लेकिन ऐसे मजे टिकते नहीं है, क्योंकि दूसरे के कंधे पर आखिर कब तक हम लोग हाथ रखकर चलते रहेंगे। अगर दौड़ना है तो अपने ही पैरों पर काम करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसके चलते हम लोगों ने अब अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिनों पहले एक मैंने आप लोगों को एक बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक बात बोली गई थी कि हम लोग को अपने जो पड़ोसी है या फिर दुश्मन है, मतलब पड़ोसी बोला जाए नॉर्मल तरीके से, उनको सरप्राइज कर देना चाहिए कि हम लोग डिफेंस में कितने शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम लोग आत्मनिर्भर बने और दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डीआरडीओ यहाँ पर बेसिकली काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सैफरन टू डेवलप ए इंजन फॉर एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पर इंजन जो है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है। तो फ्रांस की जो इंजन मेकिंग कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर सैफरन, तो उसके साथ में हमारा काम करेगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मुद्दा है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर फ्रांस के काउंटर पार्ट के साथ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग चीजों को डील को आगे लेकर चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में और अच्छी अच्छी चीजें सामने निकल कर आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये आर्टिकल आप लोगों को रेगुलर देखने को मिल जाता है कि श्रीलंका की आर्मी ये कर रही है, वो कर रही है, और उसने श्रीलंका की नेवी ने हमारे फिशरमैन को पकड़ लिया। ये ऐसे आर्टिकल हैं, इनको एक बार बैठकर इनके ऊपर प्रॉपर इमेज चीजों को तैयार कर लो और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोग इनको साइड में कर दो। रेगुलर हर महीने पकड़ लेते हैं, हर महीने चीजें देखने को मिलती हैं, तो आप लोग एक बार टॉपिक को तैयार कर लो और रेगुलर इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। पूरा मुद्दा एक बार पकड़ लिया और घुमा दिया, फिर कहानी खत्म। ठीक है, बाकी डल लेक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है श्रीनगर के अंदर में, तो चीजें जो है अभी आप लोगों को थोड़ी सी नॉर्मल होती नजर आएंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो कई सारे टूरिस्ट भी जाते हुए नजर आते हैं। माउंटेन जो है बेसिकली वहां पर भी थोड़ा सा बर्फबारी जो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो चीजें अच्छी रहती है। डल लेक जो है ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिलती है, इसके बारे में अगर बात करें तो कुछ बातें आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक अर्बन लेक है, अर्बन एरिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, माउंटेन रेंज कौन सी है जहां पर डल लेक पाई जाती है, तो यहाँ पर ये है बेसिकली जिसका नाम है जबरवान माउंटेन रेंज। तो इस माउंटेन यानी कि पहाड़ी इलाके में पाई जाती है। इसी के साथ में हिली एरिया के यहाँ पर ये शंकराचार्य हिली एरिया जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेक ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की लेक भी बोला जाता है, और ज्वेल्स इन द क्राउन ऑफ जो कश्मीर एक तरीके से इसको बोलते हैं, श्रीनगर का ज्वेल्स भी बोला जाता है। तो इसी के नाम है यहाँ पर अगर कोई पूछ ले। फिशिंग और इसी के से यहाँ पर वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट इसके लिए मानी जाती है, कमर्शियल ऑपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर यहाँ पर एक तरीके से इसको हनीमून स्पॉट भी बोला जाता है। कई सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर जिंदगी को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म बढ़ता है और लोकल एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी बेसिकली रोजी रोटी चलती है। तो ये काफी अच्छा तरीका है। इसके बारे में ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से, अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो चीजों को आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रख सकते हैं। अगर कोई पूछ ले कल को तो पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये स्विफ्ट के बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की, तो ये स्विफ्ट के बारे में जो पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया, ये इसलिए मैंने आप लोगों से डिटेल में कवर किया यहाँ पर, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। तो कल को चलकर अगर कोई क्वेश्चन इसके बारे में बन जाए, और देखिए कई बार ना आप लोग बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट रहते हैं, आप लोग बैंकिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर बैंकिंग पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं स्विफ्ट के बारे में। तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आप लोग को बता दिया इसके बारे में। ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे पूरा आर्टिकल आया था, तो अब इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी होगा तो उसको पूछ लिया करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रख के चलना है, सारी चीजों को क्लियर करके चलना है, ताकि माइंड जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है, तो ये बातें हैं। बाकी यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात की जा रही है। देखिए P5+1 जो है ना, उनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ईरान के साथ में एक न्यूक्लियर डील साइन की गई थी। और ये जो न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, ये बराक ओबामा साहब के द्वारा साइन की गई थी 2015 में। ठीक है, पर लेकिन हुआ क्या, 2016 में इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो चुनकर आ गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है स्टार्टिंग से अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी बदतमीजी काट रहे थे, और उनके द्वारा हमेशा ये बोला गया था कि वो ईरान न्यूक्लियर डील से जो है वो बाहर निकल जाएंगे, और उनके द्वारा ऐसा ही किया गया, उससे आते ही बाहर निकल गए। इसके बाद में फिर यहाँ पर इलेक्शन हुए, फिर से यहाँ पर 2020 में। तो यहाँ पर आगे चलकर क्या हुआ, अभी यहाँ पर जो इलेक्शन हुए तो उसमें जो बाइडेन साहब जीत कर आ गए। अब जो बाइडेन साहब जीत कर आ गए वो बराक ओबामा वाली पार्टी से हैं, यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेट से हैं। यहाँ पर जो ये डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन से थे। तो यहाँ पर डेमोक्रेट्स पार्टी का फिर से लीडर आ गया, और जब ओबामा साहब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे तो उस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, ये वहां पर वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो बाइडेन साहब, तो उन्होंने काफी करीब से चीजों को देखा है। तो अभी वो चाह रहे हैं कि चीजों को नॉर्मल तरीके से लेकर चला जाए, पर लेकिन कैसे बैलेंस बना के चलना है उसके ऊपर कई सारी दिक्कतें हो रही है। तो ईरान न्यूक्लियर डील में ये मुद्दा रहता है कि ईरान को बेसिकली न्यूक्लियर जो है चीजें वो यूज करने नहीं देना, उससे ईरान को रोकना है। तो उसके चलते यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर किस तरह की चीजों को लेकर चलना है, तो वियना के अंदर इसके बारे में बात हो रही है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर में है, तो चीजों को लेकर चला जाएगा। कई सारे सैंक्शन इसके ऊपर लगा रखे, और मैंने अभी आप लोगों को बताया जो स्विफ्ट वाला जो एरिया मैंने बताया ना कि 2018 में किसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया उसका स्विफ्ट का, तो ईरान के ऊपर किया गया, जिसकी वजह से ईरान जो है ना तो किसी को तेल बेच रहा है प्रॉपर में, और अगर बेच भी रहा है तो उसको डॉलर नहीं मिल रहे हैं, उसको बार्टर सिस्टम फॉलो करना पड़ रहा है कि मैं गेहूं ले लेता हूं, तुम मुझसे तेल दे दो, मतलब तेल ले लो और मुझे गेहूं दे दो। तो वो वाला सिस्टम ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता है, तो ईरान को उस सिस्टम के ऊपर खेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ईरान की खस्ता हालत हो चुकी है आज के में। तो अभी मुद्दा यहाँ पर है कि इसको कैसे सुधार कर आगे चला जाए, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिक मुद्दा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कल को क्वेश्चन बने तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को ईरान को लेकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। दूसरी साइड में नॉर्थ कोरिया जो है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये लगातार इस इंसान को टेंशन ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये अपनी ही मुहार अपनी जिंदगी को जो है एंजॉय कर जाए। तो उसके चलते कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस इंसान को खाना मिले चाहे ना मिले, ये इंसान मिसाइल पे पूरा फोकस रहता है, और इसके पीछे भी रीजन है यार, आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर ये इंसान ये चीजें नहीं करेगा तो कल को चल के दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अब आप लोगों को दो तरीके की मिसाइल नॉर्मली देखने को मिलती है, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल, तो क्या करती है, पहले वो जाती है इन्वायरमेंट के मतलब पहले जाती है इन्वायरमेंट से बाहर, और फिर आकर यहाँ पर अपने टारगेट को हिट करती है। तो यानी कि ऐसी मिसाइल जो कि अपने टारगेट को हिट करने के लिए वातावरण से बाहर जाती है, ऊंचाई पर जाकर फिर हिट करती है, इसको बैलिस्टिक मिसाइल आप लोग बोलते हैं। दूसरी तरीके की देखने को मिलेगी आप लोग क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर ही जाकर चीजों को हिट करती है। तो ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में ये जो डिफरेंस है ये आप लोग याद रखिएगा।
कई बार इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल कैसी हैं, तो हल्का सा आइडिया अगर आप लोगों को रहेगा तो फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि अच्छा इनके एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा इस तरह का जो एक मुद्दा है जिसको आप लोग कनेक्ट करके रखोगे तो आप लोग चीजों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करोगे तो चीजें दिक्कत में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। अभी मुद्दा यहाँ पर ये कि बैलिस्टिक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये रीजन क्यों करता है। जैसे अभी यहाँ पर क्या किया गया, अभी यूक्रेन के मुद्दे पर बात चल रही है, तो ये भाई साहब सोच रहे हैं कि वे आपस में लड़ रहे हैं, तब तक मैं अपना जुगाड़ कर लेता हूँ। ठीक है, और कल को चलकर नॉर्थ कोरिया इसीलिए नेगोशिएशन कर पाता है यहाँ पर यूएसए के साथ में, क्योंकि एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन कंट्री होता तो ईरान के ऊपर जितनी हरकतें की जा रही हैं तो ईरान के ऊपर उतनी हरकतें नहीं हो पाती। तो इसने काफी स्मार्ट प्ले किया, यहाँ पर अपनी मिसाइल के ऊपर फोकस कर दिया। लोगों को ये बोला कि कोविड-19 के टाइम पर खाना पीना नहीं मिल पा रहा था, बहुत दिक्कत हो गई थी, तो लोगों को ये बोला कोई नहीं, आप लोग एक टाइम खाना कम बंद कर दो। ठीक है, ये बोलना कि एक हफ्ते में एक दिन खाना ना खाओ एक बार को थोड़ा सा और हैवी पड़ जाता है। एक टाइम डेली अगर खाना नहीं खाएगा इंसान तो देश को बहुत ज्यादा बचत होगी, ये बातें की गई इनके द्वारा। तो ऐसा इंसान है यहाँ पर, ये बेसिकली कुछ मतलब बोल नहीं सकते, क्या स्टेप उठा दे यहाँ पर ये इंसान। तो कई बार लोग जो है इसकी बातों को, इसकी हरकतों को देखकर हैरान रहते हैं कि इतना अच्छा सोच कैसे लेता है। ठीक है, अपने देश में बिल्कुल सबको अपने कंट्रोल में कर रखा है, मैंने कहा बिल्कुल दबाकर, किसी को हिम्मत ही नहीं कुछ इसके खिलाफ कोई बोल दे वहां पर। तो वो वाली सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी नॉर्थ कोरिया के बारे में। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को 3 चीजें और बताऊंगा। एक तो यहाँ पर सुडोकू होगा, दूसरा यहाँ पर एक आप लोग का वो होगा जो बेसिकली वोकैबुलरी, और क्वेश्चन जो पूछे गए उनके आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें और देखना है, इसके बाद में हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। तो सुडोकू जो है मैं डेली रेगुलरली पोस्ट भी पढ़ता हूँ टेलीग्राम पर, इनको भरा कीजिए, काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों के माइंड में स्टेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन में दूंगा, ताकि आप लोग जो है चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सके, उसको कनेक्ट कर सके, क्योंकि बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर बता दी जाए तो फिर थोड़ा सा उनको लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बातें करता हुआ चलता हूँ। देखिए, कोई भी क्वेश्चन देता हूँ ना उसको एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो, और वीकेंड में आप लोगों ने देखा मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, तो वो सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप लोग अच्छे से लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एमजी नरेगा के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की। एमजी नरेगा इसको बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्ट है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, तो पूरा एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो याद रखिएगा, राइट टू किसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ये राइट टू वर्क के बारे में बात करते हैं। राइट टू वर्क मतलब एक इंसान जो है उसका अधिकार है कि उसको काम मिलना चाहिए, और ये राइट टू लाइफ के साथ में कनेक्ट करके देखा जाता है जब आप लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 के अंदर में। हमारे संविधान के अंदर जब पार्ट 3 में आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 21 रखा हुआ है, उस आर्टिकल 21 के अंदर में इंसान को राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। उसी राइट टू लाइफ के बारे में राइट टू वर्क हो गया यहाँ पर, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई, ये बेसिकली यहाँ पर राइट टू वर्क अगर किसी को बोल दिया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि हाँ इसको अब अधिकार मिलना चाहिए। पर लेकिन इसी के साथ में एक है डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक आर्टिकल जिसको बोलते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 जो है ये बेसिकली एक बोलता है कि एक तरीके से लोगों को काम प्रोवाइड कराओ। ठीक है, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने आप लोग कई बार बताया जो फंडामेंटल राइट है, जिनको मौलिक अधिकार आप लोग बोलते हैं, ये यहाँ पर अगर कोई इनको इंप्लीमेंट नहीं करता है तो आप लोग डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का जो है वो हनन हुआ है। पर लेकिन अगर डीपीएसपी को कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है, इसके लिए आप लोग बेसिकली कोर्ट में नहीं जा सकते। और फंडामेंटल राइट जैसे पार्ट 3 में डीपीएसपी कहां पर है, ये पार्ट 4 में आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कहां पर है ये आप लोग बताइए। और आप लोगों को पता है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 1976 में ऐड की गई थी, ओरिजिनली हमारे संविधान में देखने को नहीं मिली थी, तो 42वां संशोधन किया गया था। जबकि फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, इनको ऐसा नहीं कि इनको नया ऐड किया गया, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ये यहाँ पर जो ये अधिकार प्रोवाइड कराता है लोगों को काम के लिए, तो 100 डेज का यहाँ पर लोगों को अधिकार प्रोवाइड कराता है। और इसी के चलते यहाँ पर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव साहब जो हैं उनके द्वारा प्रपोज किया गया था कि ऐसा कुछ यहाँ पर होना चाहिए, और जो एमजी नरेगा के तहत यहाँ पर इंप्लीमेंट किया था ग्राम पंचायत के थ्रू। तो ये जो पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया, इसमें अभी हमारे देश में जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम की वो प्रॉपर पैसा नहीं दे रही है, जिसके चलते यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है पैसा नहीं दे रही है। तो इसके चलते इशू ये देखने को मिल रहा है कि आखिर चीजें जो है वो कैसे लेकर चली जाएंगी। जो लोग कोविड-19 से इंपैक्ट हुए थे वो अपने गांव में आ रहे थे लोकल एरिया में, तो उनको अगर यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। मैंने कहते ऐसा कैसे चलेगा भैया, तो ये वाला मुद्दा है जिसके बारे में एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो आंसर इसका डी हो गया, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो था यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और इरविन पैक्ट, इसके बारे में बात की थी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को बताना था। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखते हैं, बेसिकली बात की जा रही है, आंसर तो बी हो गया। खैर, तो यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो है ये 23 मार्च 1931 आप लोगों को यहाँ पर डेट याद रखनी है।
गांधी इरविन पैक्ट जो है वो आगे आप लोगों को पहले देखने को मिला, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हो गया था उसी के बाद फिर यहाँ पर बेसिकली इनको सजा दी गई थी फांसी की, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट जो था वो पहले था यहाँ पर 5 मार्च 1931, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखते हैं। और जो यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो इससे भी पहले थी यहाँ पर, ठीक है। तो बात की जा रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें कांग्रेस के द्वारा बाइकआउट किया गया था, तो ये 2 नवंबर से लेकर यहाँ पर 19 जनवरी तक यहाँ पर देखने को मिलती है 1931 में। तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर गांधी इरविन पैक्ट, और फिर यहाँ पर इनको महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनको फांसी दी गई थी, जबकि पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे वो रिलीज कर दिए गए थे। तो यहां पर देखिए गांधी जी के साथ में जब डील साइन हुई, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि गांधी जी जो थे वो इनको बचा सकते थे, ठीक है, पर लेकिन इनके ऊपर टेररिस्ट का खिताब लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहां पर इसके चलते गांधी जी के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था। गांधी जी को तो लोग ऐसे मानने लगे थे कि गांधी जी कुछ भी कर सकते हैं, भाई ऐसा नहीं था। वहां पर उस टाइम पर गवर्नमेंट जो थी वो किसी और की थी और गांधी जी को भी समझौता ही करना था, तो उसके द्वारा सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको छुटा लिया, पर लेकिन इनको छोड़ने से मना कर दिया उनके द्वारा कि इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, तो चीजों को एक बैलेंस के तरीके से समझकर चला करो, तभी चीजें आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा, ओके। यहां पर अब ये वोकैबुलरी है, 5 नई वोकैबुलरी डेली आप लोगों को देता हूं, इनको आप लोग अच्छे से इंप्लीमेंट करा कीजिए और सेंटेंस फॉर्म किया कीजिए काफी अच्छे से। कई सारे बच्चे सेंटेंस फॉर्म करते हैं। लेजिटिमेट होता है एक तरीके से, क्या होता है, ये होता है वैध, यानी कि ये लेजिटिमेट है तो वैध चीज है ये, रूल के द्वारा भी यहाँ पर एक तरीके से स्पेसिफाई किया जा सके। दूसरा यहाँ पर कॉमरेडरी, इनके मेल मिलाप बोल सकते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, कॉमरेड सुना होगा ना आप लोगों ने, ठीक है, तो उसी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है इंचिंग अप, इनके ऊपर उठाना, तो इसके बारे में बात की जाए चीजों को एडवांस करना, ठीक है, कुछ चीजें सही डायरेक्शन में आगे लेकर चलना। सरप्लस होता है अधिक, यानी कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में कहीं जाना है कि सरप्लस टाइम है तुम्हारे पास में, चलो घूमने चलते हैं, तो काइंड ऑफ लोग बोल सकते हैं। और प्रोब होता है चीजों का जांच करना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।